नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, I am Professor Muhammad Imran Zohrawardi, your physics teacher. I hope that you all will be fine. Students, today we are about to do the lecture number 16, which is about the waves. So let's move toward the board without any delay. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 ये बेसिकली हमारा यूनिट नंबर 4A. इसमें हम वेव्स को देखेंगे, वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और नेशनल एमडी-कैट में हमारे जितने भी लर्निंग आउटकम दे आर रिलेटेड टू द वेव, दे आर बिफोर द स्टेशनरी वेव्स. इंशाल्लाह हम उनको बहुत डेप्थ में देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेक्चर 16 यूनिट 4A. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सवाल से. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैरी विद देम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैरी विद देम. इसका मतलब इस सवाल का जो मकसद है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे वेव्स अपने साथ कैरी कर कर ले जाती हैं. अल्फा ऑप्शन दैट इज एनर्जी, बीटा ऑप्शन दैट इज मोमेंटम, चार्ली ऑप्शन दैट इज मास और डेल्टा बोथ ए एंड बी. अभी तक मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए एंटिटीज की प्रिपरेशन में मैं आपको सिखा चुका हूं कि जहां पर भी आपके पास डेल्टा में बोथ की ऑप्शंस आ जाती हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास वही बेस्ट आंसर होता है. और तब हमें ख्याल करना होता है कि हमने जल्दी से किसी ऐसे आंसर को सिलेक्ट नहीं कर लेना जो हमें लग रहा हो कि वही सही होगा. तो आप सब जानते हैं हम फिंगर टिप्स होता है द वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी. इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, वो आओ देखो नताओ फौरन से पहले अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं. दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक. स्टूडेंट्स, एनर्जी अगर वेव कैरी करती है तो आप सब जानते हैं वो मोमेंटम भी कैरी करती है. इसका मतलब बोथ ए एंड बी, डेल्टा वुड बी द आंसर. सो अल्फा आंसर नहीं होगा. तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई है. तो ऐसा मुमकिन है कि इस साल एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, लेकिन इसमें भी ट्रिक शामिल थी जो आपने देखा अल्फा ऑप्शन. मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि यही आंसर होगा. अब बात कर लेते हैं मैस की. Waves are the carriers of energy. Waves are a kind of disturbance. जो जब किसी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी और मोमेंटम कहा जाए वो पॉइंट ऑफ सोर्स यानी जहाँ पे वो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ से लेकर यानी जहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक वो जो हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है वो ट्रैवल कर जाती है और वो अपने साथ जो कैरी करती है एनर्जी और मोमेंटम को. लेकिन वो मैटर को अपने साथ लेके नहीं जाती. मीडियम के पार्टिकल्स इस डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट कर देते हैं. दे कैन ईदर वाइब्रेट along the direction of the motion of the propagation of the wave or perpendicular to that. आपको पता है मैं longitudinal और transverse waves की बात कर रहा हूं. लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल्स भी कहा जाए तो वेव्स के साथ ट्रेवल कर जाएं तो मीडियम वहां से ट्रेवल नहीं करता, मैस वहीं पर स्टे करता है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अक्सर बच्चों से मैटर वेव के बारे में जब सवाल किया जाता है तो मैटर वेव्स को देखकर वो समझते हैं शायद ये कोई ऐसी वेव्स होंगी जो अपने साथ मैटर को कैरी करती होंगी. जी नहीं, गौर से देखिएगा. मैटर वेव्स ये वो वेव्स होती हैं जो आपको सेकेंड ईयर में डी ब्रॉगली का जो वेव हाइपोथेसिस था जिसमें उसने कहा था कि पार्टिकल्स हमारे पास जो वेव्स होती हैं वेव्स वो पार्टिकल के तौर पे आपको मालूम है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख चुके हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर सकती है. इसी तरह से डी ब्रॉगली वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक पार्टिकल भी कहा जाए वो वेव के तौर पे एक्ट कर सकता है. फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. तो यहां पर ये बताना बहुत जरूरी था ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को अब अपनी लाइफ में कभी भी ये डिस्टर्बेंस ना रहे कि मैटर वेव्स किसको कहते हैं. तो वो वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मैटर, इट मीन पार्टिकल व्हेन दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक मैटर. तो वो जो वेवलेंथ कैरी करते हैं, वेव प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, तो उनको मैटर वेव्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. रिकैपिटुलेट किया, वेव्स क्या क्या कैरी करती हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. जी हाँ, एनर्जी एंड मोमेंटम, बट दे डू नॉट ट्रांसफर मैटर विद देम. हमेशा मेरी कोशिश होती है
कि मैं जो पॉइंट आपको सिखाऊं उसके बाद उसको दोबारा से रिवाइज जरूर करवाऊं ताकि आपको यहीं पर तैयारी हो जाए आपकी। वेव्स की अगर बात की जाए, देयर डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स बुनियादी तौर पे दो तरह की होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स किन को कहते हैं, गौर से देखिएगा। प्रोग्रेसिव वेव्स वो होती हैं which move from source to the destination and set all the points or the particles of the medium to vibrate. वो waves, वो disturbance जो किसी मीडियम के तमाम पार्टिकल्स को मजबूर कर दे वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करने के लिए और तमाम पार्टिकल्स वाइब्रेट करें, तो ऐसी वेव को प्रोग्रेसिव वेव का नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल टू द वेव भी वाइब्रेट कर सकते हैं और परपेंडिकुलर टू द वेव, आप सब जानते हैं पैरेलल होंगे तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं और परपेंडिकुलर होंगे तो हम उसको ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स किन को कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टेशनरी वेव्स तो बहुत ही फेमस टॉपिक है, हमारा नेशनल एमडीकैट का टॉपिक भी है, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको बड़ी डेप्थ में जाके समझाऊंगा। हमने पढ़ा भी हुआ है स्टेशनरी वेव्स, लेकिन स्टेशनरी वेव्स का एक शॉर्ट नेम भी है, जी हाँ, स्टैंडिंग वेव्स। इन्हें स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहा जाता है? इन्हें स्टैंडिंग वेव्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर द वेव्स ऑन विच सर्टेन पॉइंट्स आर एट परमानेंट रेस्ट। इन वेव्स पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं which do not appear to vibrate at all. Obviously, I'm talking about the points nodes. Nodes वो होते हैं जहां पे amplitude of vibration हमेशा क्या होता है? जीरो, और हमेशा क्या रहता है? जीरो। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहां पर ये हमारे पास दो फर्म स्पोर्ट्स हैं और ये स्ट्रिंग है जिसको जब वाइब्रेट करवाया गया तो हमारे पास तीन हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो कि एम्पलीट्यूड इस वक्त मैक्सिमम शो कर रहा है, इट कीप ऑन वाइब्रेटिंग, इसकी एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट था जिसकी वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन की वजह से एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है, इसे एंटी नोड का नाम दिया जाता है। लेकिन जब नोड्स की बात की जाए N1, N2, N3 एंड N4, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे डू नॉट appear to vibrate at all. This is the reason why this kind of waves are also known as standing or stationary waves. तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव से मुराद ये नहीं है कि ये एनर्जी को कैरी नहीं करती या ट्रांसफर नहीं करती, बिकॉज बुनियादी तौर पर जितनी भी वेव्स होती हैं उन्होंने बेसिक डेफिनेशन को लाजमी फुलफिल करना होता है, दैट दे मस्ट कैरी एनर्जी विद देम, उन्हें अपने साथ एनर्जी को कैरी करना ही होता है। जी स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं, ये पॉइंट्स जो थे ये नोट से, बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आइए स्टूडेंट्स, इनको डेप्थ में देखने के लिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स की, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को मैं एक कंपैरिजन में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके लिए एंटी टेस्ट के हवाले से सारे पॉइंट्स को एक ही जगह यकजा करना और फिर उनको समझना आसान हो जाए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव्स हैं या वेव सेटअप इन अ स्लिंकी, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा आज हो जाता है कि पेपर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अल्फा ऑप्शन में साउंड वेव लिखा हो, बीटा में वेव सेटअप इन अ स्लिंकी, तो ऑब्वियसली दोनों ही हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब साउंड वेव्स को मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, आपने किया भी होगा। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको जब मैं रबर पैड पे स्ट्राइक करता हूँ तो इसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये दो एक्सट्रीम्स के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, और जब ये इस तरफ आता है तो यहाँ पे एयर कॉलम जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, तो एक रीजन डेवलप होता है जिसे हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, और जब ये वापस जाता है तो एक और रीजन इसके बाद पैदा होता है जिसको हम रेरफेक्शन का नाम देते हैं। कंप्रेशन के बारे में एंटीटेस के हवाले से याद रखिएगा, कंप्रेशन बिहेव्स एज क्रेस्ट एंड रेरफेक्शन बिहेव्स एज ट्रफ। ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है।
और ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए रेयरफैक्शन किसके तौर पे एक्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा जिसको एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, दैट कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो दिस इज द सेकंड एमसीक्यूज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और इसी तरह से बाय वन गेट वन फ्री हमारे पास अगर रेयरफैक्शन की बात की जाए, इट इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर इट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि आखिर इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं दे वाइब्रेट पैरेलल। पैरेलल के लिए एंगल क्या लिया जाता है? जी हाँ, दैट इज टेकन एज 0 टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी कोई भी ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो जाए। यानी अगर इफ द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन द पार्टिकल मस्ट बी वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर हमारे पास एंगल 0 होगा। तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स को देखते हैं। वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग। सपोज करें ये ब्लू कलर की लाइन, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक फर्म सपोर्ट है, और मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रिंग्स को यहां से होल्ड करके अप एंड डाउन जब मूव करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से एक वेव जनरेट होती हुई नजर आएगी विच विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। इस अपर पोर्शन को आप सब जानते हैं जिसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसे क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। एंड द लोअर पोर्शन इट इज टेकन एज ट्रफ। यहां पर क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये तो बुनियादी तौर पे कहा जाए तो हमने एक बेसिक देखी। तो आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ पे एंगल के हवाले से पूछा जा सकता है और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट दे वेरी सिंपल ऑब्वियसली। ये हमें फिंगर टिप्स पर भी हैं। रिवाइज इसलिए करें क्योंकि हम इंशाअल्लाह सारी चीजें यहां पर सीख कर जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर से क्वेश्चन है, नेशनल एमडीकैट का क्वेश्चन है। एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन द मून। चांद पर यानी मून पर एक धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अब ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर जमीन पर मौजूद है। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा, आइए देखते हैं। विल अल्फा ओनली हियर एक्सप्लोजन। उसे सिर्फ धमाका सुनाई देगा। चांद काफी दूर है, वहां से कहा जाए आवाज का हम तक ट्रेवल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली इट मे बी पॉसिबल। हो सकता कोई बच्चा सोचे कि डिस्टेंस चाहे जितना भी हो सकता है, आवाज इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो कि हमारे पास धमाका इतना ज्यादा इंटेंस हो कि साउंड हम तक पहुंच जाए। देखते हैं। बीटा ओनली सी एक्सप्लोजन, सिर्फ देख सकता है। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सिर्फ देख सकता तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि कहीं भी धमाका हो तो दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। आप सब जानते हैं, एक तो लाइट प्रोड्यूस होती है, आग लगती है जिससे रोशनी प्रोड्यूस होती है, दूसरा साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर मैं अल्फा की बात करूं और मैं अल्फा को सही मानूं कि हम सिर्फ सुन सकेंगे, तो इसका मतलब हम इस बात को डिनाई कर रहे हैं, हम इस बात का या दावा कर रहे हैं कि वहां पर रोशनी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, और अगर प्रोड्यूस हो भी रही है तो हम तक आ नहीं रही। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि सूरज से भी तो रोशनी हम तक आती है। सूरज, अगर बात चांद की जाए तो हमसे सूरज आज कंपेयर टू मून बहुत ज्यादा दूर है। तो अगर वहां से रोशनी हम तक आ सकती है तो एक बात तो 100% ठीक है कि जनाब धमाका होगा तो रोशनी होगी और हम उसे देखेंगे। इसका मतलब बीटा ऑप्शन ठीक है, लेकिन ओनली का वर्ड अभी थोड़ा डाउट में डाल रहा है। अल्फा नहीं हो सकता, ओनली हियर एक्सप्लोजन, क्योंकि हम सिर्फ उसको सुने ये नहीं हो सकता, हम देखेंगे जरूर। अब बात आ गई क्या हम उसे सुनेंगे या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहां पे कोई एयर नहीं है, और जब एयर नहीं है तो जो धमाका होगा वो लाइट तो प्रोड्यूस होगी, मगर हमारे पास आवाज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आवाज एक मैकेनिकल वेव है। साउंड इज मैकेनिकल इन नेचर। साउंड को अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब तक मीडियम नहीं होगा साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी कैन ओनली बी एबल टू सी द एक्सप्लोजन, वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट। सो दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन इज दैट इज बीटा।
स्टूडेंट्स, अब यहीं पर ये एमसीक्यूज प्लेस करने का बुनियादी मकसद क्या था, ताकि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं तो टू डिफरेंट टू ऑपरेट लाइक, आप कह सकते हैं ऑपरेट टू ईच अदर ही है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ आवर recent very fresh national MCAT physics syllabus. Mechanical waves किसको कहते हैं? They need a medium for the propagation and the best example is what can be other than that? That is sound waves. आपने भी एग्जाम्पल भी देखी, एमसीक्यूज में भी इस बात को सीखा कि साउंड को अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास दूसरी जो वेव होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। आपको पता है दे डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, लाइट, या इन शॉर्ट वे मैं कह सकता हूं दैट ऑल द फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी भी फैमिली है तो रेडियो वेव से स्टार्ट होती है, गैमा रेज तक जाती है, ये सारी की सारी क्या हैं? दे आर बेसिकली नॉन मैकेनिकल, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। और हुस्ते इत्तेफाक ही है कि कायनात में नॉन मैकेनिकल वेव्स की जो एग्जांपल है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी लिया जाता है। तो फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट आर नॉन मैकेनिकल वेव। आपने नॉन मैकेनिकल वेव को सिलेक्ट करना। अब होता ही है कि बच्चे जब ऑप्शन देखते हैं तो आप देखें अल्फा ऑप्शन में अल्ट्रा सोनिक लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में इंफ्रासोनिक लिखा हुआ है, चार्ली में इंफ्रारेड लिखा हुआ है। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पता है हमें इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, ये दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा फिंगर टिप से होते हैं, तो बच्चे बाज का कंफ्यूज हो जाते हैं। वो गौर नहीं करते कि यहां पे अल्ट्रा तो लिखा हुआ है लेकिन साथ सोनिक लिखा हुआ है। सोनिक इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द साउंड, इसका ताल्लुक साउंड से है भाई। तो बच्चों अगर इसका ताल्लुक साउंड से तो अल्ट्रासोनिक हो या इंफ्रासोनिक है तो आवाज, और आवाज मीडियम डिपेंडेंट होती है, ये मैकेनिकल है। और हमने सिलेक्ट किसको करना था? नॉन मैकेनिकल को। तो फिर एक ही ऑप्शन रहेगी, कौन सी? दैट इज द चार्ली ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। वेव्स के हवाले से कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हम हमेशा फॉलो करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम इन एंटी टेस्ट वहां से बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, मैंने क्या लिखा हुआ है? इन एयर, अगर एयर की बात की जाए, साउंड has same speed irrespective of frequency or wavelength। इससे मुराद क्या है कि चाहे आप आवाज की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दें, कम कर दें, वेवलेंथ को ज्यादा कर दें, कम कर दें, अगर वो आवाज एयर में प्रोड्यूस हो रही है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ और द वेवलेंथ, द स्पीड ऑफ द साउंड it will remain the same in air। और वो कितनी होती है याद रखिएगा, it is calculated 330 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड को इन एयर डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हमारा आज का लेक्चर होगा वो इसके बारे में मैं बड़ी डिटेल्स में इंशाल्लाह ताला आपको इस सारे के सारे पॉइंट सिखा दूंगा। यानी आपको अल्लाह ताला का करम हुआ तो अल्लाह सोने के करम से मैं आपको सारे के सारे पॉइंट सिखा दूंगा। बस आपने मेरे साथ पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने। तो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि जब आवाज साउंड की बात की जाए वो एयर में प्रोड्यूस होती है, तो चाहे आप जो मर्जी फ्रिक्वेंसी रख लें, आवाज की रफ्तार एयर में हमेशा सेम रहेगी। जरा गौर से दिखेगा, दुनिया की तमाम वेव्स के लिए एक फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज किया जाता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप किसी भी मुश्किल में पड़ जाए तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे हेल्प करेगा। तो आपने याद रखना कैसे, देखिएगा। देखिए अभी मैंने ये बात डिक्लेयर की दैट इन एयर ऑल टाइप्स ऑफ द साउंड दे हैव द सेम स्पीड।
अगर स्पीड सेम है, अगर मैं इस फैक्टर को सेम कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाता है, तो जब भी दुनिया में, इस दुनिया में जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसी के पेश नजर हमने आपके लिए यहां पर एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है। सबसे पहले इस टेबल में मैंने इसको कैसे डिजाइन किया, मैं जब इस तरफ जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ऑब्वियसली चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करिए तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और स्पीड क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब ये मैंने आपके लिए एयर के हवाले से इसको डिजाइन किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिबल या सोनिक, जिसे इंसान सुन सकता है उसको ऑडिबल या सोनिक का नाम दिया जाता है स्टूडेंट। इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो सब जानते हैं, पेपर में भी पूछा जा सकता है। 20 हर्ट्ज से हम कम से कम 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं आवाज, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और ज्यादा से ज्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन जो ईयर है 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो उसको आप सुन सकते हैं। इसे हम ऑडिबल का नाम भी देते हैं या सोनिक। सोनिक का मतलब जिसे सुना जा सके। अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अबव 20 किलो हर्ट्ज होगी, इसे मैं अल्ट्रासोनिक का नाम दूंगा। और अगर मैं ऑडिबल से यानी सोनिक से नीचे आ जाऊं तो मैं इंफ्रा की बात करूंगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होगी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तमाम, चाहे एक के साथ इंफ्रा लिखा हुआ है, चाहे एक के साथ अल्ट्रा लिखा हुआ है और एक के साथ ऑडिबल या सोनिक लिखा हुआ है, एयर में इन तमाम की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, मगर क्या चीज सेम होती है, स्पीड सेम होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही अहम पॉइंट, इसे आपने नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। व्हेन मीडियम चेंजेस, जब मीडियम चेंज होता, अब मैं बात कर रहा हूं मीडियम चेंज अगर हो रहा, इसका मतलब यह कि जब मीडियम चेंज होगा तो मैं एयर की बात नहीं कर रहा। एयर से सपोज करें आप सॉलिड में जा रहे हैं, या एयर से आप लिक्विड में जा रहे हैं, यानी आप एयर से वाटर में भी जा सकते हैं, वाटर से एयर में आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मीडियम एक वेव का चेंज होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आपने पढ़ी हुई, और बात है कि लाइट का टॉपिक अब हमारे नेशनल एमटीकैट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मगर ये वेव्स का टॉपिक बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती है जो बेसिकली लाइट ही हैं। और साथ साथ हमें कमांड होनी चाहिए तमाम लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, दैट इज द साउंड वेव। इसलिए हमें इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्शन हमारे पास साउंड में भी हो सकती है। साउंड से मुराद, रिफ्रैक्शन से मुराद साउंड में कैसे होगी कि अगर आवाज पानी में प्रोड्यूस हो और पानी से ट्रेवल करके वो बाहर आ जाती है एयर में, तो उसका मीडियम चेंज हो गया। जब मीडियम जब भी चेंज होगा तो अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त असूल रखा है, जरा गौर से देखिएगा। जब भी दुनिया की कोई भी वेव ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लो, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स की बात करो, मैकेनिकल ले लो, नॉन मैकेनिकल, इन सब में अल्लाह ताला ने, अल्लाह करीम ने एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी रखी है कि जब भी मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट्स, व्हेनेवर मीडियम चेंजेस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये भी वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए जब भी मीडियम चेंज होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो v इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आप सेम रख रहा हूं तो आप देख सकते हैं फिर v और लैम्डा आपस में क्या हो गए, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बात आपने याद रखनी है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब क्या होगा, अब एक बात याद रखिएगा, फिर अब मीडियम चेंज हो चुका है, अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसकी रफ्तार ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ डिसाइड करेगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी रफ्तार भी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर वेवलेंथ विल ट्रेवल फास्टर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज को कहा जाए तो अच्छी तरह से तैयार करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स। बताइए सॉलिड्स में इन तमाम में से कौन सी साउंड वेव, क्योंकि सबके साथ सोनिक है, जो है फास्टेस्ट कहा जाए, सबसे ज्यादा रफ्तार रखती है। तो मीडियम चेंज हो गया, हम कहां पे आ गए, हम सॉलिड्स में आ गए। तो फिर क्या होता है, तो जरा गौर से देखिएगा, अल्फा लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं यार अल्ट्रासोनिक पता नहीं क्या चीज है, वो तो
पता दुनिया की चीज है ही नहीं है, वो तो अल्ट्रा है जनाब, बहुत जबरदस्त है जी। तो वो कहते हैं जी अल्ट्रासोनिक जो है ना, इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रखती है। देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगी कि किसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। किसने डिसाइड करना है? मैंने बताया मीडियम चेंज हुआ है तो फिर फ्रिक्वेंसी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। रफ्तार किसकी ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी? आप देख सकते हैं यहां पर इंफ्रासोनिक वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी कहा जाए सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? दैट इज बीटा। कुछ बच्चे डेल्टा की तरफ जाते हैं, दे ऑल हैव द सेम स्पीड। देखें सेम स्पीड है मगर कहां पे हो सकती है? एयर में। हम अभी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें पता होना चाहिए कि जब भी मीडियम चेंज होता तो फिर कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होगा रफ्तार के हवाले से? तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। और इसी को हम कहा जाए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं आपको साउंड के हवाले से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पे रिकैप्चुलेट करवा दूँ। इकट्ठे हो गए सारे के सारे, ये कहा जाए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट राइट देम डाउन। आइए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन वैक्यूम और एयर। अब बात कर लेते हैं वैक्यूम की या एयर की। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट हम वैक्यूम को एयर के बराबर अगर सपोज कर लें, हालांकि वैक्यूम की बात की गई है, वैक्यूम में पर्टिकुलरली अगर एग्जैक्टली बात की जाए वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फैमिली होती है, यानी कहां से स्टार्ट होती है? रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, देन आपको मालूम है ये कोड आता है, ये विजिबल रीजन आ जाता है हमारे पास। इससे पहले वाला भी इनविजिबल था और इसके बाद वाला भी इनविजिबल होगा। ये विजिबल रीजन में याद करने का आसान सा तरीका डिफरेंट होता है। लोग इसको रॉइग वेव भी याद करते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। बहरहाल शॉर्टकट है रोए गी बीवी। हाँ जी, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि यार ये कैसा शॉर्टकट सर ने बता दिया, रोए गी बीवी। R stands for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo and V for violet। मैं इस तरफ जब जाऊंगा तो याद रखिएगा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, मगर रफ्तार क्या है? वो कांस्टेंट रहेगी। सबकी रफ्तार क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये सारी लाइट ही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज और गैमा रेज स्टार्ट हो जाती हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली का एक छोटा सा कहा जाए स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया आपके लिए। इसको भी डिजाइन किया गया है वैक्यूम में या अप्रोक्सीमेटली एयर में, कि एयर या वैक्यूम में आपने याद रखना दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फैमिली होती है इन तमाम की रफ्तार क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब रफ्तार सेम हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? यस, ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है और स्पीड कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर? जी, ऑलरेडी आपको ये असूल यहां पे सिखा चुका हूं कि जब मीडियम चेंज होगा, अब मीडियम चेंज होने जा रहा है, यानी आप वाटर में जा रहे हैं। कहां से? फास्टर इन वाटर। इसका मतलब अब हम एयर या वैक्यूम की बात नहीं कर रहे। जब मीडियम चेंज होगा, एयर और वैक्यूम से हट के होगा, तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि रफ्तार किसकी ज्यादा होगी? मैं बता आया हूं, जो साउंड वेव में भी सिखाया था, कि जब भी मीडियम चेंज होता है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और तब स्पीड डिपेंड कर रही होती है वेवलेंथ के ऊपर। जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा। सो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर? वॉयलेट, जी नहीं। वॉयलेट की बात की जाए तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी इनमें कहा जाए सबसे ज्यादा है मगर वेवलेंथ सबसे कम है। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा? रेड की। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? दैट इज डेल्टा। रिफ्लेक्शन के वाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट में नहीं होती बल्कि साउंड में भी हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है? व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन काइंड ऑफ मीडियम टू द अदर काइंड ऑफ मीडियम। तो फिर हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से सिखा रहा हूं, याद रखना आप लोगों ने, कि जब भी वेव मूव करेगी लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो फिर क्या होगा? फिर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी? मैंने अभी आपको बताया मीडियम चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, तब स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होगा।
अगर आप लेस डेंसर से डेंसर में जा रहे हैं, लेस डेंसर से डेंसर में लाइट के लिए ट्रैवल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता, तो स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बाज का ये भी पूछा जाता। एक बात तो हमने सीख ली कि चाहे वेवलेंथ और स्पीड डिक्रीज करे, सभी की डिक्रीज करेगी, लेकिन तब भी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ही डेंसर मीडियम में आप जाते हैं, डेंसर मीडियम में, तो फिर रफ्तार जो होती है वो डिक्रीज करती है और वेवलेंथ भी कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, स्पीड भी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। और इसका इनवर्स क्या होगा, द वेव मूव करती है डेंसर से लेस डेंसर में, तो रफ्तार बढ़ जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी और फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम ही रहेगी। क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होता यानी रिफ्लेक्शन होती है, तो हमारे पास कहा जाए ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। साउंड के केस में ऑब्वियसली साफ सी बात है, बहुत ही डिफरेंट चीजें आप ये बात जानते हैं। मैं इंशाल्लाह फैक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड में वहां पे भी इस चीज को और ज्यादा एलैबोरेट करूंगा। जी स्टूडेंट्स, आइए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ट्रैवल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी रोशनी कहां से जा रही है। रोशनी आप सब जानते हैं ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल है, हमारे सिलेबस का हिस्सा। इसकी बेसिक्स का हमें पता होना चाहिए। हम ऑब्वियसली डायफ्रैक्शन और बाकी चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स में पूछी जा सकती हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी वाटर से एयर, वाटर क्या है, डेंसर, एयर क्या है, लेस डेंसर। इसका मतलब डेंसर से लेस डेंसर में जा रही है। तो जब भी लेस डेंसर में जाती है तो आप सब जानते हैं आवाज की रफ्तार जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, दैट इज डेल्टा। इसका इनवर्स भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बाय वन गेट वन फ्री। कि अगर आपके पास लाइट ट्रेवल करती एयर से वाटर में तो स्पीड डिक्रीज कर जाती, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती और फ्रीक्वेंसी पर तब भी कोई इफेक्ट ना होता। नेशनल एमडी कैट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, दे आर फ्रॉम डीप एंड शैलो वाटर। स्टूडेंट्स, डीप और शैलो वाटर से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर वेव जो होती हैं दे आर कॉम्प्लेक्स। आप उन्हें लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव्स नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स इन वाटर बिकॉज दे डाइज आउट क्विकली। ट्रांसवर्स वेव ज्यादा वाटर में ज्यादा देर अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकती। तो बाद ये अप्रॉक्सीमेशन ली जाती है दैट यू ऑलमोस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स वेव्स इन वाटर। तो वाटर में बाद का डीप और शैलो वाटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डीप वाटर और शैलो वाटर वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि एक जब रिफ्रैक्शन होती है और हमारे पास वेव एक तरह के मीडियम से दूसरे तरह के मीडियम में जाती है, यानी लेस डेंसर से डेंसर या डेंसर से लेस डेंसर, तो ये डीप और शैलो का बेसिकली जो कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इनमें से डीप और शैलो में से एक डेंसर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, एक लेस डेंसर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, फिर वो हमसे क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन चूंकि हमने इस टॉपिक को इतनी डेप्थ में पढ़ा नहीं होता, प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो आई होप कि आज मुझसे पढ़ने के बाद आपका कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह फिर नहीं रहेगा। वेव्स इन डीप एंड द शैलो वाटर। स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहा जो ट्रे ली, इस ट्रे में वाटर भरा हुआ है। ये ब्लू कलर की बेसिकली क्या चीज है, मैंने ब्रिक्स प्लेस कर दिए, यानी कहा जाए तो मैंने अब इस पूरे ट्रे को में जो पानी है उसको दो लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक की डेप्थ वाटर की H1 है और एक जगह मैंने कुछ ब्रिक्स प्लेस करके डेप्थ को कंपैरेटिवली कम कर दिया। H1 बेसिकली डेप्थ है, तो H1 इज ग्रेटर देन H2। तो यहां पर जो वाटर होगा स्टूडेंट्स उसे क्या कहेंगे, वी कॉल इट डीप वाटर। आपने याद रखना है डीप वाटर हमेशा लेस डेंसर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, इट एक्ट्स एज लेस डेंसर मीडियम। और ये वाला पोर्शन जहां पर कहा जाए डेप्थ कंपैरेटिवली कम है, इसे हम लोग शैलो का नाम देते हैं। और जो शैलो वाटर होता है वो हमारे पास कहा जाए तो डेंसर मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि डीप वाटर लेस डेंसर है और शैलो डेंसर है। ये दो चीजें आपने याद कर लेनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डीपर वाटर जिसकी डेप्थ ज्यादा है, इट एक्ट्स एज
लेस डेंसर और रेयर मीडियम, और जो शैलो वाटर होता है जिसकी डेप्थ H2 है, इट्स एक्ट्स एज डेंसर मीडियम। अब जो बात अपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो ही आप यहां पर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, सपोज करें मैं यहां पे वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पर 3 वेव्स प्रोड्यूस हुई एंड दे ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। जो ही वो इस जगह एंटर होंगी तो आप ये देखेंगे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये वेव एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगी, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, करीब करीब आ गई, यानी वेवलेंथ क्या हो गई, कम। कहां से आई थी, डीप से। कहां आई है, शैलो। डीप क्या होता है, लेस डेंसर। शैलो क्या होता है, डेंसर। तो पता चला वाटर वेव्स भी जब लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाती हैं, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर वेव्स की बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होता है, फिर उनके अंदर वेवलेंथ डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ा, यहां पर भी कितनी वेव्स थी, 3, यहां पर भी क्या थी, 3 वेव्स। वेव नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी तो वही रही, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, मीडियम चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ और कार्ड स्पीड आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ डिक्रीज कर गई तो स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखिएगा जब भी आप डीप से शैलो में जा रहे होगे, यानी लेस डेंसर से डेंसर में, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज करेंगे। बाय वन गेट वन फ्री इसका इनवर्स होगा, जब आप शैलो से डीप में जाएंगे यानी डेंसर से लेस डेंसर में, फ्रीक्वेंसी फिर सेम रहेगी और वेवलेंथ आप इंक्रीज कर जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेव का किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आना। अपने मीडियम में वापस आ गई है वेव, यानी वेव गई है किसी जगह टकराई है, किसी सरफेस से टकरा के वापस आ गई है, तो उसे रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। तो हमें वेव्स की रिफ्लेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ बाउंड्री। अगर ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं। अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो आपने याद रखना है, क्रेस्ट अगर गया है और क्रेस्ट जाके टकराता है एक डेंसर बाउंड्री से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहां पे समझा रहा हूं, ये क्रेस्ट है, ये जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये एक डेंसर बाउंड्री है। टकराने के बाद फिर क्या होगा, क्रेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ में। तो तमाम ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि जब ये रिफ्लेक्शन होती है फ्रॉम अ डेंसर बाउंड्री, तो क्रेस्ट जाके टकराएगा तो ट्रफ वापस आएगा। टकराया क्या, क्रेस्ट, वापस क्या आया, ट्रफ। बताइए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, आप सब जानते हैं 180 डिग्री, जिसको आप पाई भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट केस होगा कि अगर ट्रांसवर्स वेव कहा जाए जाके स्ट्राइक करती है लेस डेंसर बाउंड्री से, तो फिर क्रेस्ट टकराएगा तो वापस भी क्रेस्ट ही आएगा, और अगर ट्रफ टकराएगा तो वापस भी ट्रफ आएगा। तो फेज डिफरेंस तब क्या होगा, इट विल बी 0। स्टूडेंट्स अब बड़े ध्यान से बात सुननी है, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना था, 180 डिग्री। पार्ट डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नेशनल एमडी के एक्ट में हमारे सिलेबस का हिस्सा फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पॉइंट्स इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूला तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर एफएससी में हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और एंट्री टेस्ट में जाके कहा जाए तो ये हमारे लिए दर्द सर बन जाता है, वबाले जान बन जाता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखिएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, ये एक्स है, पाथ डिफरेंस ओवर लेमडा। इससे क्या मुराद है, पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं, फेज डिफरेंस किसको कहते हैं, इसको समझाने के लिए जरा मैं आप लोगों के लिए लास्ट डायग्राम की तरफ आ गया। ये मेरे पास एक पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट सी है। स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट्स का जो पाथ का डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, उसको एक्स लिखा जा सकता है, कितना है, हाफ ऑफ वेवलेंथ लेमडा बाय 2, इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। यानी दो पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है आप उसको पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं। फेज डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने लिखा है, आइए मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं। फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। 2 पाई ऐसे रहेगा, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, लेमडा डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा लेमडा से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, पाई। और आप सब जानते हैं यहां से लेकर यहां तक एंगल होता दैट इज 180 डिग्री, या उसको पाई का नाम भी दिया जाता है।
तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा में अगर मैंने यहां पर फेज डिफरेंस की जगह पाई पुट किया है तो इज इक्वल टू 2 पाई एक्स मुझे चाहिए, लैम्डा पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा उधर चला गया, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जवाब आया लैम्डा बाय 2। तो आप यहां पर कोई से भी दो पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस मालूम करके फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और फेज डिफरेंस दिया हो तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे। यानी इसका मतलब अब हम ये बात सीख चुके हैं कि अगर पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे से हमसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम इंशाल्लाह ताला आसानी से कर लेंगे, और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आपको टेस्ट में नजर भी आएगी। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इन फेज और आउट ऑफ फेज की बात। तो स्टूडेंट्स इन फेज और आउट ऑफ फेज यानी इन फेज है या इन फेज नहीं है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो दो पॉइंट्स तभी इन फेज होंगे अगर उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो भी एग्जैक्टली सेम है एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी सेम। जरा गौर से देखिएगा, ये पॉइंट ए है, ये वो पॉइंट है जिसे कहा जाए पार्टिकल ने अपवर्ड वाइब्रेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वाइब्रेट होती होती उसने यहां पर लेकर आना। लेकिन इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट ए पर एम्पलीट्यूड तो जीरो थी, पॉइंट सी पर भी एम्पलीट्यूड जीरो है, मगर ये पॉइंट डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तभी ये हमारे पास ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये आपस में कहा जाए आउट ऑफ फेज है कितना, पाई, और आपने देखा ए और सी का फेज डिफरेंस कितना था, 180 डिग्री था। इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट्स का ये भी डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे आर इन फेज और आउट ऑफ फेज। अब इन फेज पॉइंट में भी आपके सामने प्लेस करता हूं। पॉइंट ए और पॉइंट ई को देखा जाए तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेवलेंथ है, और जब भी कंप्लीट वेवलेंथ होती है लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या 5 लैम्डा, यानी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ, तो वो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, इन फेज होंगे। ये शॉर्टकट है याद करने का, बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया आज। और आप सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास यही शॉर्टकट होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पॉइंट्स का इन फेज होना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और डिस्ट्रक्टिव के लिए आउट ऑफ फेज होना बहुत जरूरी है। वो आपको पता है दैट इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है। तो इंशाल्लाह इसको और ज्यादा प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स अब जरा गौर से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे पास ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है और ये लाइट है, यानी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लाइट गई इस पॉइंट पर स्ट्राइक की, एयर में नहीं गई, यानी मीडियम चेंज नहीं हुआ, उसी मीडियम में वापस आ गई। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो इस पॉइंट पर अगर टकराया क्या है, अगर क्रैश टकराया होगा तो वापस भी क्रैश ही आएगा। क्यों? उसकी वजह ये है वो जिस मीडियम से टकरा रही है वो एयर है जो कि लेस डेंसर मीडियम है। और मैं आपको सिखा चुका हूं ट्रांसवर्स वेव जब लेस डेंसर बाउंड्री से टकराती है तो क्रस्ट टकराएगा तो क्रस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ टकराएगा तो ट्रफ ही वापस आएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आप लोगों को इस तरह से भी प्लेस किया। फेज डिफरेंस जीरो होगा और पार्ट डिफरेंस क्या हो सकता है मैं सिखा चुका हूं आपको, जीरो हो सकता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, सो ऑन व्हाटएवर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हमारे पास साउंड वेव की, चलिए हम साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमारी टेक्स्ट बुक में साउंड वेव की रिफ्लेक्शन का कोई जिक्र कहीं नहीं आता, मगर इट मे बी पॉसिबल। एंटीटेस का सबसे बड़ा जो अलमिया है या पॉजिटिव प्लस पॉइंट ये है, अलमिया उनके लिए जो पढ़ते नहीं है, जो जिनके पास एक्सपोजर नहीं है, और ऑब्वियसली यहाँ पे हम आपको मैक्सिमम एक्सपोजर देते हैं, और जो भी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर बन जाएगा, फायदा हो जाएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि ट्रांसवर्स वेव का तो हमारी बुक में रिफ्लेक्शन का दिया हुआ है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं दिया हुआ। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं, साउंड वेव। तो मैं बता देता हूं साउंड वेव में शॉर्टकट याद रखिएगा, इट इज इनवर्स। रिफ्लेक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट इज इनवर्स टू द ट्रांसवर्स वेव। इससे मुराद ये रिपीट कर लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, क्रस्ट जाके टकराता था डेंसर से तो ट्रफ वापस आता था। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल में ऑपोजिट काम होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव जब डेंसर मीडियम से टकराती है तो कंप्रेशन जाके टकराएगा तो कंप्रेशन ही वापस आएगा। आपको पता है वहां पे कंप्रेशन लेते हैं, कंप्रेशन को क्रैश भी कहा जा सकता है। तो हो सकता है पेपर में टेक्निकल वर्ड बोले क्रैश ही बोल दे तो आपके हाँ जी साउंड में तो क्रैश नहीं होता, कंप्रेशन जो होते इट इज टेकन एज क्रैश, रीजन ऑफ हाई प्रेशर। मैंने सारी चीजें आपके सामने आज रखी हैं। तो साउंड में क्या होगा, साउंड में
डेंसर मीडियम से जब टकराएगा तो कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही वापस आएगा, रेयरफेक्शन जाएगा तो रेयरफेक्शन ही वापस आएगा। लेकिन यानी ऑपोजिट टू द ट्रांसफर वेव हुआ। और अगर ये लेस डेंसर से टकराएगा तो कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन वापस आएगा, यानी ऑपोजिट सारे। कितना आसान है, अब बाय वन गेट वन फ्री। आपने ट्रांसफर्स के कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए तो लॉन्गिट्यूडनल को याद करना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वाटर वेव्स, जाके वाटर में साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव जहां पे जाके टकराई, बाहर क्या थी, एयर थी, एयर से टकरा के वापस आ गई, यानी किससे टकराई, लेस डेंसर से, क्योंकि वो डेंसर में है, वाटर में है। वाटर डेंसर होता है, एयर लेस डेंसर। वाटर डेंसर है तो फिर क्या होगा, अगर कंप्रेशन टकराया होगा वापस रेयरफेक्शन आएगा। और इसको ऑपोजिट देख लेते हैं, अगर बाहर वाटर होता और यहां पे एयर होती तो फिर क्या होता, फिर कंप्रेशन टकराता डेंसर से तो कंप्रेशन ही वापस आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा इंशाअल्लाह। मैं बोर्ड दोबारा से राइट डाउन करूंगा। आइए बोर्ड को दोबारा से स्टार्ट करते हैं ताकि हम आज के अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4A हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस नेशनल MD-CAT फ्रॉम यूनिट नंबर 4A, दैट इज स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। हवा में आवाज की रफ्तार का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू √E/O। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ आवाज की रफ्तार एयर के लिए नहीं है, ये तमाम मीडियम के लिए, चाहे आप लिक्विड्स की बात करें या आप गैसेस की बात करें। तो V इज इक्वल टू √E/ρ फॉर्मूला तमाम मीडियम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हम इसी को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के हवाले से स्पीड कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ E। अब E क्या चीज है, E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी हाँ, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आप लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के पढ़े थे, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। सवाले से जनरल बात की जाए तो E स्टैंड फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें से कहा जाए साउंड वेव्स ने प्रोपोगेट करना। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लिक्विड, और फिर वो ग्रेटर होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन गैसेस। तो इस एतबार से अगर मैं देखूं तो इस फॉर्मूला से डेंसिटी के हवाले से देखा जाए तो स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसमें से प्रोपोगेट कर रही है is inversely proportional to the square root of the density of that medium. Rho stands for the density of the medium. आइए एक सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर बच्चे यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं। Let's see. Question is the speed of the sound is greatest in solids because. अब यहां पे टेक्निकली वो आपको ट्रैप करना चाहता है। वो ये बात जानता है कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं दैट स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड। तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि सॉलिड किस में ज्यादा होती है, वो पूछ रहे सॉलिड में ज्यादा तो होती है मगर वजह क्या है। अब होता क्या, मैट्रिक में हमें ये पढ़ा दिया गया था दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। कि सॉलिड्स में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन बड़ी जल्दी पास ऑन हो जाती है और साउंड आसानी से प्रोपोगेट कर देता है। बच्चे के जेहन में कहीं ये बात बैठ चुकी है कि डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। प्लीज देखिए अल्फा ऑप्शन, ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन के लिए जाएंगे। वो ये देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स बिकॉज द डेंसिटी of solid is greater than the density of liquid and that is greater than the density of the gases. तो 99% स्टूडेंट्स अल्फा के लिए जाते हैं, बीटा के लिए कोई भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो हम सब जानते हो ही नहीं सकता। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो डेंसिटी के साथ जो रिलेशन बनता है स्पीड ऑफ साउंड का वो इनवर्स है। इसका मतलब इसमें तो कोई शक नहीं दैट स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स, लेकिन उसकी वजह उसकी डेंसिटी का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि क्या चीज है, जरा गौर से देखिए, दैट इज इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
सॉलिड्स में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड्स और गैसेज इतना ज़्यादा होता है कि डेंसिटी मैटर ही नहीं कर रही होती. सो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ये डेंसिटी बेसिकली कंसीडर होती है जब आप सॉलिड्स का सॉलिड के साथ कंपैरिजन कर रहे हो. हर सॉलिड की अपनी डेंसिटी होती है, तो डिफरेंट सॉलिड्स में कहा जाए आवाज़ की रफ्तार मुख्तलिफ होगी और फिर क्या होगी, फिर डेंसिटी वहाँ पे मैटर कर रही होगी. क्लियर हो गया. और इसी तरह डेंसिटी तमाम जो गैसेज होती है उन तमाम की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो ये इसको उस तरह से यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर बेस्ट कौन सा हुआ? दैट वॉज चार्ली, दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी in solids is greater than the modulus of elasticity in liquids, and that is greater than the modulus of elasticity in the gases. Charlie was the best option. अल्फा के लिए हम नहीं जाएंगे. अब स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एमडीकैट इन फिजिक्स फ्रॉम यूनिट 4A, दैट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स और ऑलमोस्ट, बेग पार्डन, जितने भी टीचर्स होते हैं मैक्सिमम यही समझते हैं कि न्यूटन ने ये फॉर्मूला, जो बेसिकली उसका जो एक्सपेरिमेंट जो था, इट वाज डन टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या वो कैलकुलेट करना चाहता था? उसका मकसद क्या आवाज की रफ्तार को एयर में कैलकुलेट करना था. तो कैलकुलेट करने के बाद उसने ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कितनी थी 332 मीटर पर सेकंड के साथ कैसे कंपेयर कर लिया. इसका मतलब स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इट वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो ऑब्जेक्टिव हरगिज़ स्पीड को कैलकुलेट करना नहीं था. उसका मकसद क्या था? वो क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज ही वांटेड टू फाइंड आउट, वो ये जानना चाहता था कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको ओबे करके आवाज साउंड प्रोपोगेट करती है एयर में से. स्टूडेंट देखिएगा, वो कौन सा प्रोसेस? 4 प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक. एयर में आप सब जानते हैं गैसेज में 4 प्रोसेस को लेकर चल रहे होते हैं. अब उससे मिस्टेक क्या हुई? गौर से देखिएगा, उससे साउंड के बारे में वो जानता कि साउंड इज बेसिकली ए कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में गौर कीजिएगा, प्रेशर ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम. रेयरफैक्शन में प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा. वो ये समझा यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉल्स लॉ, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो दैट वाज द रीजन. उससे मिस्टेक पहली स्टेप पर क्या होगी? ही अज्यूम्ड दैट द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड phase through the air, it follows an isothermal process. और यहीं से फिर जब उसने assumption start की तो हम अच्छी तरह से जानते हैं that according to the isothermal modulus of elasticity, it is equal to pressure. फॉर्मूला जो न्यूटन का स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से आया वो क्या है? अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह हम यहां पर आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पुट करेंगे, डेंसिटी ऐसे रहेगी. एंड यू नो दैट इट इज मेयरली इक्वल टू द प्रेशर. फॉर्मूला क्या बना? Vn इज इक्वल टू अंडर रूट P ओवर रो, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट केम आउट टू बी द स्पीड, द न्यूटन स्पीड फॉर द साउंड इन एयर, इट केम आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि क्या थी 332 मीटर पर सेकेंड. दैट वाज द करेक्ट वन. तो कितना एरर आया? 16% एरर था. अगर 16% एरर था तो बताइए इसमें जो करेक्टनेस कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम स्टूडेंट्स, एरर अगर 16% था तो करेक्टनेस कितनी होगी? दैट इज 84%. हो सकता है पेपर में हमसे करेक्टनेस पूछ ले. तो ऐसे बात का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन 16% तो आ ही सकता है, लेकिन करेक्टनेस के बारे से पूछा जाए तो हमारे जेहन में नहीं आता. वहां पे हो सकता है कि कोई वो करेक्ट नहीं था. जब 16% कोई चीज एरर दे रही है तो 84% क्या दे रही है? दैट इज द करेक्टनेस इन इट. तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. बहरहाल स्टूडेंट्स, आइए अब इस टॉपिक को मजीद आगे लेके चलने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसके बाद लिपलास की बात कर लेते हैं. लिपलास ने करेक्शन की, उसकी अजम्पशन क्या थी
he took that it was an adiabatic process rather than an isothermal process. Adiabatic process में प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, मगर वॉल्यूम की गैमाथ पावर के साथ। PV दिस पावर गैमा यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गैमा इंटू पी के इक्वल होता है। तो फिर लेप्लास का जो फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इट केम आउट टू बी एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो, और जब इसकी जगह वैल्यू प्लेस करेंगे तो गैमा पी ओवर रो आ जाएगा, और जब कैलकुलेट की गई वैल्यू इट केम आउट टू बी 333 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 332 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात प्रूव हो गई, यहां पर पूछा जा सकता है एंटीटेस्ट में, दैट बताइए जब साउंड प्रोपोगेट करती है एयर में से तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? इज दैट एन आइसोथर्मल प्रोसेस? नो, इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट यहां से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन साउंड प्रोपोगेट थ्रू द एयर देन। एक बात तो क्लियर होगी कि साउंड की प्रोपोगेशन थ्रू द एयर इट फॉलोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉपर्टीज का अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसपे हीट एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। हीट एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है हीट एनर्जी कैन नीदर कम इन नॉर कैन गो आउट। इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं इख्तिसार के साथ कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा, या क्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर हमने पढ़ा था एडियाबैटिक कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है मगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और जब एक्सपेंशन की बात होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो हालांकि हीट एनर्जी आ भी नहीं रही, जा भी नहीं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इसी हवाले से अब इस क्वेश्चन को दिखेगा, When sound propagate through the air, यानी मैंने उस टॉपिक को कहा जाए तो यहां पर एक एमसीक्यू की शक्ल दी ताकि आपके सारे पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाए और आपको मजा भी आए। एल्फा ऑप्शन, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस। आप सब जानते हैं क्योंकि आवाज जब एयर में से प्रोपोगेट करती है इट फॉलोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बीटा, टेम्परेचर इंक्रीजेज एट कंप्रेशन। कंप्रेशन जहां पर बात की जाए, जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। कंप्रेशन में आप सब जानते हैं टेम्परेचर, पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। बीटा ठीक है। और रेयरफेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो एक ही एमसीक्यूज में सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को कहा जाए तो रिवाइज करवा दिए, आपने इनको याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पास पेपर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैमा। गैमा के लिए कौन सी चीज सही है? एक बात याद रखिएगा, गैमा का फॉर्मूला होता है CP ओवर CV, जो आपको अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है। लेकिन ये बीटा एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर डिवाइड किया जाए आइसोथर्मल के साथ तो फिर क्या हमारे पास गैमा ही आता है? जरा गौर से देखिएगा, एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होता है गैमा इंटू पी। अगर डिवाइड कर दूंगा आइसोथर्मल के साथ, तो आप सब जानते हैं आइसोथर्मल होता है सिंपल पी, तो पी से कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी गैमा ही है। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी इट वाज द राइट ऑप्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं आवाज की रफ्तार को कहा जाए एयर में इफेक्ट कर सकते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इंशाल्लाह इस साल भी आएंगे। तो लेट्स सी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। हाउ विल इट इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अगर नया वाला प्रेशर पहले वाले प्रेशर से 100 गुना बढ़ जाए, बच्चे क्या करते हैं? देखिए, बच्चों को पता है कि फॉर्मूला जो स्टैब्लिश हो चुका है V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो है। तो वो क्या करेंगे? वो यहां पर P की जगह 100 P राइट डाउन कर देंगे क्योंकि प्रेशर 100 गुना बढ़ गया। ये 100 जब आ जाएगा तो नई वाली स्पीड उनको नजर आएगी V प्राइम इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100 टाइम्स द प्रीवियस स्पीड, और 100 का अंडर रूट 10 होता है। इट मीन्स दे विल गो फॉर द अल्फा ऑप्शन। ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स गो फॉर द अल्फा ऑप्शन क्योंकि उन्हें फॉर्मूला में यही नजर आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर डायरेक्टली इफेक्ट्स डेंसिटी। मेरे अल्फाज पे गौर करना है।
प्रेशर डायरेक्टली इफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ द एयर। अगर आप किसी जगह प्रेशर बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। अगर आप प्रेशर हाफ कर देंगे तो डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी। इसका मतलब प्रेशर डेंसिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता, तो P इज इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये रो आके डिवाइड हो गया, तो P ओवर रो, ये जो रेशियो ये कांस्टेंट, और फॉर्मूला में गौर किया जाए तो अंडर रूट गैमा यही चीज मौजूद है, P ओवर रो। तो पता ये चला कि जब मैं प्रेशर को 100 गुना बढ़ा दूंगा तो डेंसिटी भी 100 गुना बढ़ जाएगी, 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब प्रेशर in air, it cannot affect the speed of the sound in air, because when the pressure increases, density increases in such a way that it compensates for the increase in pressure, or vice versa. So it means conclusion draw करते हैं that pressure has no effect on the speed of the sound in air. इसका मतलब बेस्ट आंसर कौन सा होगा? That is Charlie. अब भी रफ्तार वही रहेगी जो पहली रफ्तार थी। आई होप आपको क्लियर होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। हमारा नेक्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यानी देखा जाए तो जब दर्जा हरारत बढ़ेगा या कम होगा किसी भी जगह पर जहां पर आवाज ने प्रोड्यूस होना है, तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या वो इंक्रीज कर जाएगी या वो डिक्रीज कर जाएगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू प्लेस किया है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से दिखेगा। व्हाट आर यूनिट्स ऑफ 0.61 इन द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको पता बड़ी फेमस इक्वेशन है, Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। किस इक्वेशन में 0.61 के यूनिट क्या होंगे? ज्यादातर स्टूडेंट ये कहेंगे सर 0.61 इज मेयरली अ नंबर, ये तो एक नंबर है, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं हो सकता। इसका मतलब 100% स्टूडेंट्स अल्फा की तरफ जाएंगे। अब जरा गौर करते हैं, जब कोई इक्वेशन डेवलप की जाती है तो उसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर लिहाज से उसको बैलेंस होना चाहिए। तो गौर से देखिएगा, ये Vt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये Vt रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। क्या यूनिट हो गया? मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये V नॉट स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्पीड है मीटर पर सेकेंड। तो यकीनन इस पूरे फैक्टर ने इसमें प्लस होना है, तो हमारे पास दो एक जैसी चीजें प्लस होकर ही स्पीड दे सकती हैं। तो ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है। इसका मतलब 0.61 इंटू टी जो कि टेम्परेचर है, हमारे पास इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब 0.61 इंटू टेम्परेचर क्या है? दैट इज केल्विन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो केल्विन वहां जाके डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। तो पता चला कौन सा ऑप्शन है? दैट इज द चार्ली ऑप्शन। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब यहां से एक बात क्लियर होगी, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्लेस के, इस पर गौर कीजिएगा। हम सब जानते हैं Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 इंटू टी का मतलब क्या है? फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। कितना? 0.61 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जब आप बढ़ाएंगे तो V नॉट में 0.61 ऐड हो जाएगा। जब 2 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाएंगे तो 0.61 प्लस 0.61 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ आवाज की रफ्तार में दर्जा ब दर्जा इंक्रीमेंट आ रहा है। तो पता ये चला कि टेम्परेचर को बढ़ाने से आवाज की रफ्तार बढ़ जाती है। इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसको देखने का एक और अंदाज भी है। देखिए, स्पीड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आप एयर की बात करें, गैस की बात करें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मैस वही रहा। वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में क्या होते हैं? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम बढ़ता, मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उस चीज को कहा जाए इस तरह से भी देख लिया। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर से रिलेटेड और ऑलमोस्ट हर एंटी टेस्ट फॉर्मेट में बार बार रिपीट होता है, उसका मैं आज आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर
हमें एक खास टेम्परेचर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर आवाज की रफ्तार इस टेम्परेचर से इतने गुना ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उसको करने का एक शॉर्टकट तरीका, वो तरीका ये है, आप लोगों को एक टेम्परेचर दिया होगा जिसको आप T मान लेंगे। सपोज करता हूं वो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और वो आप को कह रहा है कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर आवाज की रफ्तार कहा जाए इस टेम्परेचर से डबल हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब ये जो टाइम बोल रहा है ना, आपने शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है, T प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स दैट टेम्परेचर। लेकिन शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, n वो टाइम्स है जो उसने बोला होगा डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। हर एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसे आपने बड़े ध्यान से करना। तो अगर डबल की बात कर लूं कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर होगा, T प्राइम क्या होगा जिस पर आवाज की रफ्तार 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर से डबल हो जाती है, तो मैं यहां पर n की जगह 2 पुट करूंगा, T की जगह आपने 0 नहीं पुट करना, यानी आपने सेल्सियस में डील नहीं करना, यू विल ऑलवेज डील इन केल्विन। जब तक आप केल्विन में डील नहीं करेंगे आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है। तो आपने यहां पे 273 पुट किया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 273, सो दैट प्रोडक्ट विल गिव यू द अननोन टेम्परेचर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पे पॉकेट करवाया। आइए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। ये बात कंक्लूड करने के बाद कि टेम्परेचर का कहा जाए तो आवाज की रफ्तार पर एयर में डायरेक्टली इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे आवाज की रफ्तार बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे आवाज की रफ्तार कम हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब बच्चे ये कहेंगे कि डेंसिटी का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर को अगर 100 टाइम्स किया था, डेंसिटी 100 टाइम्स हो गई थी, डेंसिटी को 100 टाइम्स करेंगे तो प्रेशर भी 100 टाइम्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने बोला था मेरे अल्फाज पे गौर करना, मैंने वहां पे क्लियरली बोला था प्रेशर डायरेक्टली इफेक्ट्स डेंसिटी, डायरेक्टली इफेक्ट्स डेंसिटी, बट डेंसिटी डज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली इफेक्ट प्रेशर। हाँ जी, ये वन वे प्रोसेस है। जैसे डिफरेंट गैसेस दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज बट दे कैन एक्सर्ट सेम प्रेशर। तो प्रेशर डेंसिटी को इफेक्ट करता है, डेंसिटी हमेशा प्रेशर को इफेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। और अभी आपने टेम्परेचर में भी देखा था कि टेम्परेचर में मैंने जब उसको वेरी किया तो डेंसिटी वेरी हुई थी तो स्पीड वेरी हुई थी, तो पता ही चला डेंसिटी के साथ सिंपल सी बात है स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। यहां से देखते हैं व्हेन साउंड वेव मूव्स फ्रॉम लेस डेंसर गैस टू द डेंसर गैस, अगर वो साउंड मूव करती है लेस डेंसर गैस से डेंसर गैस की तरफ, यानी एक ऐसा रीजन है जहां पे लेस डेंसर गैसेज हैं, वो ऐसे रीजन में जाती है जहां पे डेंसर गैसेज हैं, तो आवाज के साथ क्या होगा, वो लेस डेंसर से डेंसर में जा रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर से नेशनल एमडी कैट का ओरिजिनल क्वेश्चन, मॉइस्चर एयर और ड्राई एयर के बारे में अक्सर सवालात देखे गए हैं एंटी टेस्ट फॉर्मेट में, तो आपको मैं इंशाल्लाह ये समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये, साउंड हैज स्पीड वी मॉइस्ट, वी मॉइस्ट का मतलब है द स्पीड ऑफ द साउंड इन मॉइस्चर्ड एयर, एंड वी ड्राई दैट इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर। तो कहता है बताओ इन दोनों की रेशियो क्या होगी। अब गौर से देख, गौर तलब बात यह कि ऊपर इस फ्रैक्शन में हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो v स्पीड ऑफ द साउंड इन मॉइस्चर है और डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर है। तो इनकी रेशियो क्या आ सकती है ऑप्शंस में, इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, डेल्टा 0। देखिए अल्फा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर एयर और ड्राई एयर दोनों की डेंसिटीज में बहुत बड़ा फर्क होता है, दे आर नॉट द सेम। क्योंकि सेम नहीं है तो आपको मैं बता चुका हूं डेंसिटी के साथ आवाज की रफ्तार का इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है, तो इसका मतलब पता ही चला कि मॉइस्चर एयर की जो आवाज की रफ्तार होगी, मॉइस्चर एयर में जो आवाज की रफ्तार होगी वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर, वो बराबर नहीं होगी, डिफरेंट होगी, तो अल्फा तो नहीं आ सकता। अब बीटा और चार्ली में से कोई एक ऑप्शन है, कैसे होगा जरा गौर से लिखिएगा। अब गौरतलब बात है, याद रखना है the density of the moistured air that is less than the density of the dry air, यानी वो एयर जिसमें नमी आ जाती है, वो एयर जिसमें नमी आ जाती है वो एज कंपेयर टू ड्राई एयर लेस डेंसर हो जाती है, और लेस डेंसर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो राइज करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब नमी
वाला एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेना मुश्किल क्यों होता है? अक्सर लोग ये बात गौर नहीं करते, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे लिए एयर को इनहेल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ जितनी लेस डेंसर होगी वो उतनी आपसे दूर जाने की कोशिश करेगी, तो अल्टीमेटली आपको उसको इनहेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखेगी। और यहाँ से पता ये चला कि अगर डेंसिटी इन द moisture air that is less than the density of the dryer, तो speed of the moisture air that is greater than the speed of the dryer, तो इनकी जब रेशियो ली जाएगी it must be greater than 1। हमारा आज का कहा जाए तो लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनिंग। सुपर पोजिशनिंग किसको कहते हैं? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स। अब सबसे बड़ा कीवर्ड जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, आइडेंटिकल वेव से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल वेव से मुराद है ऑफ द सेम काइंड, जिससे मुराद ये कि साउंड वेव के साथ सुपर इंपोज होगी, लाइट के साथ सुपर इंपोज होगी, तभी इंटरफेरेंस का फिनोमेना ये सारा कुछ चलेगा। तो आइडेंटिकल से मुराद क्या है? आइडेंटिकल से मुराद दे आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ द वेव्स। तो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, तो तीन फिनोमेना होते हैं, आपको पता हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारी नेशनल एमडीकैट में भी तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस फर्स्ट, नंबर 2 बीट्स, एंड द थर्ड वन स्टेशनरी वेव, जो आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है? वेव्स तो आइडेंटिकल होंगी, ये तो तीनों में ही है, लेकिन इंटरफेरेंस तब होगी जब फ्रीक्वेंसी हूबहू सेम होगी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी तब। और दूसरी बात, दे मस्ट बी मूविंग along the same direction, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो फिर क्या होगा? फिर दो तरह के फिनोमेना इंटरफेरेंस में जन्म लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या तो रिजल्टेंट की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बीट्स कब प्रोड्यूस होती है? जब फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज होता, तो फिर एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड में, बीट्स कहते हैं इसको। थर्ड, स्टेशनरी वेव्स की बात कर लेते हैं। स्टेशनरी वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जिसे हम बड़ी डेप्थ में आगे जाके भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे लेक्चर नंबर 17 में। जब फ्रीक्वेंसी तो सेम हो मगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव्स एक दूसरे से ऑपोजिट हो, तो फिर स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। बीट्स की फ्रीक्वेंसी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, और यहीं से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ F1 माइनस F2। आइए स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएं ताकि तमाम एमसीक्यूज हम आसानी से कर सकें। जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्रेस्ट पर क्रेस्ट फॉल करेगा। इस वेव की एम्पलीट्यूड x1 है, इसकी एम्पलीट्यूड x2 है, तो रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगी x1 प्लस x2। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्रेस्ट पर ट्रफ फॉल करेगा, तो फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यहां पे सम और यहां पे डिफरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिटी के बारे में, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, जो एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसे कैसे समझाऊंगा, जरा गौर से दिखेगा। टू इंटरफेयरिंग वेव्स क्वेश्चन है विच हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 4:1, यानी दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, वो इंटरफेरेंस करने से पहले उनकी इंटेंसिटीज की अगर बात की जाए तो रेशियो आती है 4:1। What will be the ratio of maximum to minimum intensities after the interference? तो आपको पता है जब इंटरफेरेंस होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो आप देखते हैं फॉर्मूला, जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो जहां पे मैक्सिमा बना होगा वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जहां पे मिनिमा वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी, उन दोनों की कहा जाए कंट्रास्ट की रेशियो हमसे पूछ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फौरन से पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इंटेंसिटीज को ऐड किया, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 + 1 विल गिव यू 5, और मिनिमम के लिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जवाब क्या जाता है, दैट इज इक्वल टू 3। 4 - 1 3, रेशियो क्या आएगी 5/3। अल्फा ऑप्शन की तरफ आके बच्चे सारे इसको सिलेक्ट कर देते हैं।
स्टूडेंट्स इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, यहां पर इंटेंसिटीज ऐड नहीं हो रही, यहां पे एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रही हैं। तो इंटेंसिटीज रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जहां पे मैक्सिमा बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, वहां पर एक्स मैक्स कितना है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहले कैलकुलेट करेंगे और मिनिमा के लिए एक्स मिनिमम, और फिर उसका स्केल लेके हम इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। फिर उन इंटेंसिटीज का क्या आएगा, रेशियो आएगी। कैसे होगा, जरा गौर से देखिएगा। हम ये बात जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होती है, अगर देखा जाए, अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड वो इसके स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो x1 over x2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट फर्स्ट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सेकंड इंटेंसिटी। वैल्यूज प्लेस कर दी 4/1, इट विल गिव यू 2/1। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि पहली एम्पलीट्यूड x1 2 सेंटीमीटर है और दूसरी एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। मैं सबसे पहले मैक्सिमम के लिए इनको ऐड करूंगा। एम्पलीट्यूड में ऐड होती है, 2 + 1 3 सेंटीमीटर आ गया, और माइनस करूंगा 2 - 1 1 सेंटीमीटर। अब यहां से सबसे पहले मैं स्क्वायर लेकर मैं इंटेंसिटी निकालूंगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं कितना था, 3 का स्क्वायर इंटू नॉर्मल इंटेंसिटी कितना आ गया, 9i। और इसी तरह मिनिमम के लिए मैं मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लूंगा, तो नॉर्मल इंटेंसिटी इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि वो 1 था, i आ जाएगा। अब 9i ओवर i, ये i मैक्स ओवर i मिनिमम, i से कट गया, 9:1। सो इट मीन्स हमारे पास जवाब कौन सा आएगा, दैट इज इक्वल टू बीटा। स्टूडेंट्स आपने देखा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे क्वेश्चंस हमें एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। तो आई होप दैट यू पीपल विल रिमेंबर इट, और इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस मजीद भी करेंगे। स्टूडेंट्स अब आखिरी बात, अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तमाम स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पर होता है। दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ, यानी इसको एन लैम्डा, और मैं अल्फाज में बोल रहा हूं, एन इंटीग्रल, ये इंटीजर है, 0 1 2 3 4 सारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक हो गया। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। ही ऑड आता है, क्योंकि आप इसमें जब भी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 2 × 0 0 यानी 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 + 1 3 यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है। मैंने आपके लिए यहां पर अगर देखें तो आपको फिंगर टिप से होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ये तो तमाम बच्चों को पता होता है, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए आपके लिए फेज डिफरेंस की भी पूरी सीक्वेंस सीरीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आज हमने देखा था, फाई = 2πx ओवर लैम्डा। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट डिफरेंस प्लेस करता हूँ। एक्स की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास 2π × 0 यानी ओवर लैम्डा, ये 0 ही आ जाएगा। जब मैं लैम्डा पुट करूंगा तो ये लैम्डा आया, लैम्डा से कैंसिल आउट, क्या जवाब आया 2π। तो मेरे पास सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी फेज डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 2π, और सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 4π 6π 8π एंड सो ऑन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास पार्ट डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, और आप सब जानते हैं पार्ट डिफरेंस क्या होता है, λ/2 3 λ/2 5 λ/2। अगर आप इसको इसी फॉर्मूला में प्लेस करें तो आप ये देखेंगे कि आपके पास सीरीज जो आएगी वो क्या आएगी, पाई। यहां पे जो मिसिंग है 0 2π के मिड में क्या है, पाई 2π और 4π के मिड में जो मिसिंग है वो 3π है। तो इस तरह से 3π 5π 7π। सो दिस इज बेसिकली द वे वी कैलकुलेट द series of the phase difference. Students, we end up over here. Inshallah, we are going to have a very good practice in those two upcoming tests. यानी लेक्चर नंबर 16 के बाद हमारे जो 2 टेस्ट आएंगे कंजेक्टिव, इंशाल्लाह उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे टू मास्टर दिस होल थिंग इंशाल्लाह। सो अब इमरान सरवदी को इजाज़त दें, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी उन दोनों टेस्ट की डिस्कशन के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।